Hello friends, this is me Priya and welcome to the daily news analysis of 15th of April 2021. So मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ये मेरे चैनल का नाम है दैट इज़ एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी. सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल एंड लाइक द चैनल. सो स्टार्ट करते हैं हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस को. आपके यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करते हैं, आपके स्टेट पीएससीज़ की बात करते हैं, किसी भी आप एग्ज़ाम की बात करें जिस पर जनरल स्टडीज़ ऐसा सब्जेक्ट पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपका ये होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज न्यूज़ एनालिसिस. सबसे पहला जो आपको न्यूज़ आर्टिकल मिल रहा है दैट इज़ ईवीआर पेरियार सलाई एज ग्रैंड वेस्टर्न ट्रंक रोड. नाउ बेसिक इसकी बात करी जा रही है. कंट्रोवर्सी रिसेंटली इरप्टेड आफ्टर ईवीआर पेरियार सलाई वाज मेंशन एज ग्रैंड वेस्टर्न ट्रंक रोड ऑन साइन बोर्ड्स. अब आपकी कंट्रोवर्सी आ चुकी है किस चीज़ को लेके कि आपकी जो ईवीआर पेरियार सलाई आपको देखने को मिल जा रही है उसको ग्रैंड वेस्टर्न ट्रंक रोड की तरह क्या किया जा रहा है, पर्टिकुलर ऑन साइन बोर्ड मेंशन कर दिया गया है. नाउ फॉलोइंग दिस चेन्नई हाईवेज डिपार्टमेंट has clarified that it is a name of the road as per the record. अब अगर चेन्नई हाईवे डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो आपका पर्टिकुलर हाईवे जो भी आपका रोड होने वाला है वो क्या है, पर्टिकुलर उनके रिकॉर्ड में यही नाम मेंशन किया गया है. अब ग्रैंड वेस्टर्न ट्रंक रोड की बात करते हैं, जो पहले इसका नाम क्या, अगर आप देखेंगे नंबर क्या था, नेशनल हाईवे 4 था. इसको पुन्नामेला हाई रोड भी कहा जाता था. ये फॉर्म की गई थी एंड नेम की गई थी 1850s में आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा. ठीक है. सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, ईवीआर पेरियार सलाई ग्रैंड वेस्टर्न ट्रंक रोड की बात कर रहे हैं तो उसका पार्ट आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है. ये थोड़ा सा आपको एक इमेज गलती से ऐड हो गई है. ठीक है. लीव दिस पार्ट, इसको मैं बाद में बता दूंगी ये क्या है यहाँ पर. ठीक. सो अभी आप इस पर बात ध्यान रखिएगा कि ईवीआर पेरियार सलाई रोड की बात करते हैं जिसको ग्रैंड वेस्टर्न ट्रंक रोड की तरह मार्क किया जा रहा है. इस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है इसके नाम को लेकर. नाउ चंडीगढ़ ड्राफ्ट साइकिलिंग पॉलिसी. आपके चंडीगढ़ ने क्या किया है, आपकी साइकिलिंग पॉलिसी को ड्राफ्ट कर दिया है. तो चंडीगढ़ रिसेंटली रिलीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ड्राफ्ट साइकिलिंग पॉलिसी है ना, साइकिलिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग ड्राफ्ट लेके आए हैं. इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ सिटी हैज ड्राफ्टेड अ साइकिलिंग पॉलिसी इन इंडिया. द पॉलिसी हैज बीन ड्राफ्टेड बाय द चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड. पहली बार ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी किसी सिटी ने इस तरीके की साइकिलिंग पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है. एंड चंडीगढ़ ने जो चंडीगढ़ में चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड मिशन देखने को मिल रहा है उसके तहत पर्टिकुलर ये जो पूरा का पूरा पॉलिसी उसको ड्राफ्ट किया है. हाईलाइट क्या है, सेफ रेफ्यूजी पॉइंट सिक्योर्ड विद पैनिक बटन्स फॉर वुमेन साइकिलिस्ट. जितने भी आपकी वुमेन साइकिलिस्ट होती हैं उनके लिए सेफ रेफ्यूजी पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर पैनिक बटन भी है. इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ड्यूरिंग, आप अगर साइकिलिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप जा रहे हैं तो आपके लिए एक पैनिक बटन भी बना दिया गया जिसको आप पुश कर सकते हैं, जिससे लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ माइट भी आप किसी खतरे में, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है ना. पार्किंग स्पेस विथ रूफ आउटसाइड ऑफिसेस. आपके अगर आप साइकिलिंग बेसिकली कर रहे हैं तो आपके ऑफिस के बाहर आपको पार्किंग स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा विथ रूफ. हाफ अ डे अर्न लीव फॉर एवरी 7 days साइकिल टू वर्क. अगर आप 7 दिनों तक, बहुत ही अच्छी चीज़ ये की जा रही है, अगर आप 7 दिनों तक पर्टिकुलर अपने ऑफिस में जाते हैं साइकिल चला के, ठीक, तो आपको हाफ दिन की अर्न लीव प्रोवाइड कर दी जाएगी. मीन्स क्या हो रहा है कि मतलब अगर आप लेना चाहते हो तो छुट्टी ले सकते हैं, नहीं तो आपको आधे दिन का पैसा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एवरी 7 day. सो इन अ मंथ अगर आप देखेंगे तो आपको 2 दिन की एक्स्ट्रा पैसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एंड साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए. ना मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल. साथ ही साथ अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मॉनेटरी इंसेंटिव भी दिया जाएगा, यानी पैसे के तौर पे आपको बेसिक एक तरीके से प्राइस, कैश प्राइस ये भी दिया जाएगा. इंक्रीज इन नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट लेन्स टू रिड्यूस फियर ऑफ एक्सीडेंट्स. आपके जो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट लेन है उनको बढ़ाया जाएगा ताकि जो एक्सीडेंट का डर है वो भी खत्म हो जाए. कि अगर साइकिलिंग है तो वहाँ पर सिर्फ, क्योंकि साइकिल में किसी तरीके का मोटर तो यूज़ होता नहीं है, तो नॉन मोटर रोड आपको बना दी जा रही, तो वहाँ पर सिर्फ साइकिल जैसी चीज़ें ही चल सकती हैं. हर गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट बॉडीज़ की बात करते हैं, ऑल टाइप्स मस्ट हैव अ सेपरेट पॉलिसी टू एनकरेज कमिटिंग टू वर्क बाय साइकिल. सो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपको किसी ना किसी तरीके का एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि आप साइकिलिंग को प्रमोट कर सकें, है ना. साइकिल्स के थ्रू जो भी आप काम करने आ रहे हैं ऑफिस में, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए आपको अलग से एक पॉलिसी लगानी पड़ेगी. एनहांस सेफ्टी, सेफ रेफ्यूजी पॉइंट्स फॉर वुमेन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज शुड बी क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग 20/7 CCTV सर्विलेंस. अब आपको सेफ्टी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है स्कूटी से अगर आप हैं, इन केस है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, कोई आपको बेसिकली चेस कर रहा है, ठीक, स्टॉकिंग कर रहा है कोई आपकी, तो आप स्कूटी से भाग जाएंगे बहुत स्पीड बढ़ा के. साइकिलिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप अगर सेफ्टी चाहिए तो आपके लिए पैनिक बटन्स बना दिए जाएंगे. ठीक है.
रेफ्यूजी पॉइंट्स हो जाएंगे एंड 24/7 आपको CCTV सर्विलेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिस भी रूट से आप जा रहे होंगे वहाँ पर कैमराज इंस्टॉल होंगे। इन केस कुछ ऐसी घटना होती है तो वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। पॉलिसी की ज़रूरत क्यों, अभी ये साइकिलिंग पॉलिसी को क्यों लाया जा रहा है ना? साइकिलिंग पॉलिसी कैन बी पावरफुल टूल फॉर द गवर्नमेंट टू एनकरेज साइकिलिंग इन द सिटी। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है सरकार के द्वारा, ताकि आप सिटी में आपकी साइकिलिंग को प्रमोट कर सके। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है ऑब्वियसली, है ना, किसी भी तरीके से आपको कोई हार्म, कोई पॉल्यूशन नहीं होने वाला है। क्लीन है, सस्टेनेबल मोड है ट्रांसपोर्ट का। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पोटेंशियल देखने को मिलता है टू बी एन ऑल्टरनेटिव टू कार्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल इन अर्बन एरियाज। कि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते हैं अर्बन एरियाज में, तो उसके लिए कार का ऑल्टरनेटिव है ना। थोड़ी दूर के लिए जा रहे हैं, आपने कार उठा ली, नहीं साइकिल उठाइए, आराम से जाइए। और अगर आपको बेसिक इंसेंटिव मिल रहा है कि इतना डिस्टेंस कवर करने में, तो आपको और बूस्ट मिलेगा कि भाई कार के बजाय हम साइकिल से जाएं। देयरफॉर द अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मस्ट कंसिडर साइकिलिंग इन एन इंटीग्रेटेड कंटेक्स्ट विद अदर अर्बन ट्रेवल एंड लैंड यूज पॉलिसीज। इसीलिए अब जो अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप साइकिलिंग को भी इंटीग्रेट करिए ना। जो भी आपके अर्बन ट्रेवल पार्ट है या लैंड यूज पॉलिसीज है उसमें आप क्या करिए, साइकिलिंग को भी इंक्लूड करिए। सो दिस इज रिगार्डिंग चंडीगढ़ की ड्राफ्ट साइकिलिंग पॉलिसी। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है तो अच्छी साउंड हो रही है, होपफुली जल्दी से बेसिकली इंप्लीमेंट भी हो जाए, है ना, एंड बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट भी हो जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आपका देखते हैं, दैट इज व्हाट इज मंकी रेप्टाइल। ना मंकी रेप्टाइल के बारे में देखते हैं कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये फ्लाइंग रेप्टाइल है विद ओल्डेस्ट अपोजेबल थम्स, यानी अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना, अगर आप किसी को अपोजेबल थम्स का रेप्टाइल आपको कोई देखने को मिल रहा है, फ्लाइंग रेप्टाइल, तो आपका कौन है, वो मंकी रेप्टाइल माना जा रहा है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल से पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। नाउ द न्यू पेट्रोसॉर फॉसिल वर डिस्कवर्ड इन थियोजसान फॉर्मेशन ऑफ लायोनिंग, चाइना, एंड इज बिलीव टू बी 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अभी आप देखेंगे तो आपको पेट्रोसॉर फॉसिल देखने को मिल रहा है, डिस्कवर हुआ है कहाँ पर, थायोजसान बेसिकली पार्ट में, कहाँ पर, आपके चाइना में, लियोनिंग एरिया में, एंड ये लगभग 160 मिलियन ईयर पुराना माना जा रहा है। इट हैज़ बीन नेम्ड कुनपेंगोपिट्रस एंटीपोलिकैटस, ऑल्सो डब्ड मंकी रेप्टाइल। अगर आप देखेंगे तो इसका नाम और ज़्यादा प्यारा रख दिया इन लोगों ने ना, कुनपेंगोप्टेरस एंड एंटीपोलिकैटस इसका नाम भरा जा रहा है। इसको डब किस रूप में किया जा रहा है, मंकी रेप्टाइल के पार्ट्स में। नाउ द पेट्रोसॉर स्पीशीज़ की बात करते हैं तो ये रेप्टाइल्स होते थे, ये डायनासोर के काफ़ी ज़्यादा बेसिकली कज़न माने जा रहे हैं, पास के कज़न है ना, दूर के रिश्तेदारी, पास के रिश्तेदार माने जा रहे हैं आपके डायनासोर के। एंड पहले एनिमल्स हैं आफ्टर इंसेक्ट टू इवॉल्व पावर्ड फ्लाइट। ये पहले आपके, अगर आप इंसेक्ट्स के बारे में कोई पहला एनिमल देखेंगे जहाँ पर आपको एक तरीके से क्या पावर्ड फ्लाइट देखने को मिल जाएगी, तो वो आपके मंकी रेप्टाइल्स ही माने जा रहे हैं ना। बैकग्राउंड क्या है, अपोजिबिलिटी ऑफ द थंब इज बीइंग एबल टू साइमल्टेनियसली फ्लेक्स, अपडेट एंड मिडली रोटेट द थंब। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी ये जो पोजीशन आपको देखने को मिल रही है थंब की ना, ये थोड़ा सा अपवर्ड पोजीशन में ऐसे आ रहा है। सो आप अगर थंब का देखेंगे तो ये अपोजिबिलिटी शो करता है। यहाँ पर फ्लेक्स एबडक्ट पार्ट देखने को मिलता है जिसमें आप थंब को रोटेट कर सकते हैं इन अ वे दैट वन इज एबल टू ब्रिंग द टिप ऑफ द थंब टू टच द टिप ऑफ द अदर फिंगर। यहाँ पर आप थंब को क्या कर सकते हैं, ब्रिंग डाउन, नीचे लेके आ सकते हैं, एंड दूसरे जो आपके जितने भी आपके फिंगर्स हैं उनकी टिप्स को आप टच कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द ह्यूमन सम एंशिएंट मंकीज एंड एप आल्सो हैड अपोजिबल थम्स। कुछ बेसिकली अगर पुराने, अगर आप एंशिएंट मंकीज़ की बात करेंगे, एप्स की बात करेंगे, तो हम ह्यूमंस तो कर सकते हैं, आप अपने थंब के उससे दूसरे जितने भी आपके फिंगर से सबकी टिप को टच कर सकते हैं ना। बहुत सिंपल सा पार्ट है ये। सो ये आपको कुछ मंकीज़ एंड एप्स में देखने को मिलता है, मंकी रेप्टाइल में भी सेम फीचर मिल रहा है, ठीक है। पैर के अंगूठे से देखिए कर पाएंगे, सारी उंगलियां नहीं हो पाती ना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस तरीके की कंडीशन वो आपको अपने हैंड में देखने को मिल जाएंगे, दैट इज़ अपोजिबल थम्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, मानस ऐप लॉन्च। ये मानस ऐप क्या है, इज़ अ वेल-बीइंग ऐप दैट स्टैंड्स फॉर मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। आपका बेसिकली एक वेल-बीइंग ऐप है जो किसके लिए स्टैंड करता है, मेंटल हेल्थ के लिए, नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम के लिए। इट इज़ एंडोर्स्ड एज अ नेशनल प्रोग्राम बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये राष्ट्रीय बेसिकली प्रोग्राम की तरह लाया जा रहा है आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की जो साइंस टेक्नोलॉजी एडवाइजरी काउंसिल है उसके द्वारा इनको बेसिकली एंडोर्स किया जा रहा है। मानस बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एक्सपैंडेड प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। नेशनल डिजिटल वेलबींग को शो करेगा, प्लेटफॉर्म को दिखाएगा, ऐप को दिखाएगा, जहाँ पर आप किसी भी इंडियन सिटीजन की मेंटल वेलबींग को क्या कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको कुछ
हेल्प चाहिए कुछ भी है उसको एनालाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं। नाउ मानस ऐप की बात करते हैं। इट इंटीग्रेट्स द हेल्थ एंड वेलनेस एफर्ट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, वैलिडेटेड इंडिजिनस टूल्स विद गेमिफाइड इंटरफेसेस, डेवलप्ड रिसर्च बाय वेरियस नेशनल बॉडीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर आपके जितने भी अलग अलग सरकारी मिनिस्ट्रीज़ की बात करते हैं, कुछ इंडिजिनस टूल्स की बात करते हैं, तो हो सकता है हमारी इंडिया की लेबोरेटरीज़ में, हमारे इंडिया के रिसर्च स्टेशंस पे ही उसको डेवलप किया गया हो। नेशनल बॉडीज़ की बात करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो सब आपस में मिलकर क्या करने वाले हैं, आपके इस हेल्थ के पार्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा एनहांस करके हेल्प करने वाला है। सो दिस इज रिगार्डिंग मानस ऐप के बारे में, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के नॉर्मलसी से डील करती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं पोषण ज्ञान के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी जल्दी में लॉन्च किया गया है। ये डिजिटल रिपोजिटरी आपका माना जाएगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अगर आप डिजिटल रिपोजिटरी की बात करते हैं तो वो आपका पोषण ज्ञान है। नाउ किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में मिलकर। साथ ही साथ इसमें सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज भी क्या है, अशोका यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड है। सो दिस इज अ पार्ट, इतने सारे लोगों ने मिलकर आपका ये पोषण ज्ञान लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक तो चीज़ आपने देख ली रिपोजिटरी, आपको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन सोर्स मिल रहा है कि यहाँ पर सारी जितनी भी चीज़ें सब एक जगह पे कंपाइल आपको मिल जाएंगी। इट एनेबल सर्च ऑफ कम्युनिकेशन मटेरियल्स ऑन 14 थीमेटिक एरियाज ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अक्रॉस डाइवर्स लैंग्वेज, मीडिया टाइप, टारगेट ऑडियंस एंड सोर्सेज। यहाँ पर पर्टिकुलर आपको कम्युनिकेशन मटेरियल मिल जाएगा, यानी आपके जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में, मीडिया टाइप में, अलग अलग ऑडियंस को एंड सोर्सेज को ये प्रोवाइड किया जाएगा। कंटेंट फॉर द रिपोजिटरी वाज सोर्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे तो जो भी आपका कंटेंट है रिपोजिटरी का, वो कहाँ से सोर्स आपको मिल रहा है, आपकी मिनिस्ट्री से, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे और आपके डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी इस डेटा को क्या किया जा रहा है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से इसको इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है, कलेक्ट करके उसको स्टोर कर दिया जाएगा ना। यहाँ पर एक यूनिक क्राउड सोर्सिंग फीचर आपको मिल जाएगा दैट अलाउज एनीवन टू सबमिट कम्युनिकेशन मटेरियल फॉर इंक्लूजन ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय रिव्यू बाय डेजिग्नेटेड कमिटी। अब एक यूनिक आपको फीचर क्या मिल जाएगा कि कोई भी आपका यहाँ पर कुछ भी कम्युनिकेशन मटेरियल को दे सकता है इसमें इंक्लूड करने के लिए वेबसाइट पर, जो आपका रिव्यू के द्वारा एक पर्टिकुलर इंक्लूड किया जाएगा। यानी आपकी एक डेजिग्नेटेड कमिटी होगी, वो क्या करेगी, रिव्यू करेगी और उसके बाद इस पूरी इन्फॉर्मेशन को उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग यूनिक क्राउड सोर्सेज के बारे में, पोषण ज्ञान के बारे में, जहां पर बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पार्ट पे देखते हैं, दैट इज व्हाट नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, नैरो लाइन स्टेफर्ड 1 NLS-1 गैलेक्सी। अब आपकी नैरो लाइन स्टेफर्ड की बात करते हैं, NLS-1 गैलेक्सी को देखते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम एरिस, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इन्होंने लगभग, यानी आपके एक डिपार्टमेंट है किस चीज़ का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है एरिस, ऑटोनोमस है, खुद को बेसिकली गवर्न करता है। यहाँ पर इन्होंने 25,000 ल्यूमिनस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई को क्या किया है, स्टडी किया है। कहाँ से? स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे के द्वारा, एक बहुत ही बड़ी ऑप्टिकल इमेजिंग बेसिकली सर्वे आपको देखने को मिल जाएगा, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को पर्टिकुलरली पिछले 20 सालों से ऑब्जर्व कर रहा है। यानी पिछले 20 सालों से जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे किया जा रहा है, उनकी ऑप्टिकल इमेजिंग करी जा रही है, वहाँ से बहुत सारा डेटा क्या किया गया है, स्टोर किया गया है। नाउ दे फाउंड अ यूनिक ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स हाई एनर्जी गामा रेज लोकेटेड एट अ हाई रेड शिफ्ट। इन्होंने क्या देखा है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, यूनिक जो ऑब्जेक्ट देखने को मिले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी की गामा रेज को क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, लगातार बेसिकली रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं, जो आपका हाई रेड शिफ्ट में लोकेटेड है। नाउ यहाँ पर क्योंकि रेड शिफ्ट की बात आ रही है, तो आई विल प्रोवाइड यू दिस एज अ होमवर्क, यू हैव टू फाइंड इट आउट कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट फिनोमेना क्या होता है। ठीक, अब बेसिक मैं आपको बता दूं, या तो आपकी कोई चीज़ है, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ से दुनिया में अगर आप यूनिवर्स की बात करते हैं, कोई चीज़ या तो अर्थ से दूर जा रही होगी या तो अर्थ के पास आ रही होगी, दो प्रोसेस हो सकते हैं। अब कोई चीज़ अगर अर्थ से दूर जा रही है या पास आ रही है, तो या तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगी किसी भी फॉर्म में, या तो वो रेडिएशन को एमिट करेगी। अब इन्हीं दोनों कंडीशन को देखते हुए आपके दो तरीके के फिनोमेना होते हैं। कोई चीज़ अगर दूर जाती है, पास आती है, तो आपको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट देखने को मिलती है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि रेड शिफ्ट क्या होता है और ब्लू शिफ्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। दूर जाने वाला रेड शिफ्ट है, पास आने वाला क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नाउ
दे आइडेंटिफाइड अ गामा रे एमिटिंग NLS-1 गैलेक्सी विच इज़ रेयर एंटिटी इन स्पेस। अगर आप स्पेस की बात करते हो तो उनको एक बहुत ही रेयर एंटिटी देखने को मिली है, एक गैलेक्सी देखने को मिली है जो आपकी लगातार गामा रे को क्या कर रही है, एमिट कर रही है। इट इज़ आइडेंटिफाइड एज अ फार्देस्ट गामा रे एमिटिंग गैलेक्सी दैट इज सो फार बीन स्टम्बल्ड अपॉन। ये पर्टिकुलर आपको सबसे फार्देस्ट गामा रे एमिटिंग गैलेक्सी देखने को मिल जाएगी दैट इज सो फार बीन स्टम्बल्ड अपॉन, जो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से ये बहुत दूर से अगर आप देखेंगे ठीक स्टम्बलिंग अपॉन एक साथ देखने को मिल रही है। दिस एक्टिव गैलेक्सी इज कॉल्ड नैरो लाइन स्टेफर्ड। इसी गैलेक्सी को जो गामा रेज आपकी लगातार एमिट कर रही है उसको NLS-1 के नाम से जाना जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा दूर है, अप्रॉक्सीमेट 31 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। ये जो गामा रे एमिटिंग नई आपको गैलेक्सी देखने को मिल गई है, फॉर्म्ड व्हेन द यूनिवर्स वाज अबाउट ओनली 4.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड एज कम्पेयर टू इट्स करंट एज ऑफ अबाउट 13.8। और ऐसा माना जा रहा है कि जो गैलेक्सी आपकी मिली है ये लगभग किस टाइम पे बनी थी, जिस टाइम पे आपकी यूनिवर्स की जो एज थी वो सिर्फ और सिर्फ 4.7 बिलियन ईयर्स थी। अभी आप देखेंगे तो आपकी यूनिवर्स की एज है 13.8, तो बहुत पहले ये गैलेक्सी आपकी फॉर्म हो गई थी, ऐसा मानना है। सो दिस इज रिगार्डिंग NLS-1 के बारे में, किसने फाइंड आउट किया है, क्या फीचर है, क्या एमिट कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। नाउ इंडियाज फूड वेस्टेज प्रॉब्लम है ना, चाहे घर की बात हो, पार्टी की बात हो, शादी की बात हो, हर जगह खाना तो वेस्ट होता ही है। तो फूड वेस्टेज हैज़ बीन अ प्रॉब्लम फॉर डिकेड्स एंड इज वर्सनिंग विद टाइम। ये आपका एक बेसिकली दशकों से चला आ रहा क्या है, प्रॉब्लम है जो आपका टाइम के साथ वर्स होता चला जा रहा है और ज़्यादा बेकार होता चला जा रहा है। इट इज़ नाउ एक्वायर्ड एनवायरमेंटल डायमेंशन वेयर बाय एक्सेस फूड वेस्ट यूजुअली एंड्स अप इन लैंडफिल्स क्रिएटिंग पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज विच हैव डायर एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन। अब ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे अगर आप मान लीजिए एनिमल है या कोई भी खा ले रहा है इन खानों को तब तो ठीक है, बट ज़्यादातर केसेस में ये जो आपका वेस्टेड फूड है वो लैंडफिल में चला जाता है ना, गड्ढा बनाया जाता है, उसके अंदर कचरा डाला जाता है ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। तो ज़्यादातर जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट फूड है, वो आपका लैंडफिल में जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का आपको एमिशन देखने को मिलता है एंड ये आपकी एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन को शो करता है। नाउ डेटा की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 50 kg ऑफ फूड इज थ्रोन अवे पर पर्सन एवरी इन इंडियन होम्स। अगर आप देखेंगे तो आपका एक फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2021 की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मैंने 14 अप्रैल में भी आपको होमवर्क दिया था UNEP के बारे में बताने के लिए। सो अभी आपको फिर से इसके बारे में मुझे बताना है कि UNEP क्या आता है। इसमें लगभग 50 kg ऑफ फूड है हर इंसान के द्वारा इंडिया में हर साल फेंका जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। नियरली 40% ऑफ द फूड प्रोड्यूस इन इंडिया इज वेस्टेड एवरी ईयर। लगभग अगर आप देखेंगे 100 kg अगर हम फूड बना रहे हैं यानी 100% में 40% आपका फूड हर साल इंडिया में वेस्ट हो जाता है, फ्रेगमेंटेड फूड सिस्टम की वजह से एंड इनएफिशिएंट सप्लाई चेन्स की वजह से। ठीक, अब ये जो फिगर किसने एस्टिमेट की है, आपकी FAO ने एस्टिमेट की है। दिस इज अ लॉस दैट अकर्स इवन बिफोर द फूड रीचेज द कंज्यूमर। और ये लॉस कब होता है, आपके कंज्यूमर के पास पहुंचने के पहले, यानी कंज्यूमर के पास आपका फूड नहीं पहुंचा उसके पहले आपको ये लॉसेस देखने को मिल रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग इंडिया के फूड वेस्टेज प्रॉब्लम के बारे में। रिपोर्ट को याद रखिएगा कितना है पर्टिकुलर, ये थोड़ा सा डेटा आप चाहें तो उसको मेंस में भी अपनी आंसर राइटिंग को एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा डेटा आपको देखने को मिल रहा है। नाउ पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन एंड फूड वेस्टेज। अब पैंडेमिक के बारे में लॉकडाउन देखते हैं, पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है एंड इसकी वजह से जो आपको फूड वेस्टेज देखने को मिल रहा है। रॉटिंग एंड गोडाउन्स इन द वेक ऑफ लॉकडाउन इम्पोज लास्ट ईयर, surplus stocks of grain packed at 65 lakh tons in the first 4 months of 2020 continue to rot in godowns across India। लगभग 65 लाख टन जो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेन देखने को मिल रहा है, वो आपके गोडाउन्स में खराब हो गया पहले 4 महीनों में 2020 में। फार्मर एक्सेस टू मार्केट अफेक्टेड ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब आपका फार्मर है जो उनका मार्केट एक्सेस था वो भी कम हो गया, जिसकी वजह से भी बहुत सारा बेसिक अगर आप देखेंगे फूड ग्रेन खराब हो गया। ऑल्दो एसेंशियल कमोडिटीज वर exempt फ्रॉम मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस, फार्मर अक्रॉस द कंट्री स्ट्रगल टू एक्सेस मार्केट्स resulting in tons of food wastage. Meanwhile, instinctive hoarding of middle class disrupted the value chain, further aggravating the situation। अब हुआ क्या पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो हालांकि आपके जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनके मूवमेंट को रोका नहीं जा रहा था, बट स्टिल बहुत सारे फार्मर जो है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से भी बहुत सारा फूड आपका वेस्ट हो गया था। वे अहेड स्टेप्स टू मिनिमाइज फूड वेस्टेज। अब हम क्या कर सकते हैं, मेन अभी हम क्या काम कर सकते हैं ताकि हम फूड वेस्टेज को कम कर सकें। सो कैलकुलेटेड, सबसे पहले इररिस्पॉन्सिबल कंजप्शन पैटर्न बाय हाउस होल्ड मेंबर्स मीन्स
दैट चेंज नीड्स टू बिगिन इन आवर ओन होम्स। सबसे पहले तुम्हारे घर की बात, हमें चेंज वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। डेली भी आपको पता है बहुत सारा खाना बच जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक, तो उसको वेस्टेज कम करिए। एनी हाउ जितना ज़रूरत है उतना खाइए, थोड़ा कम खा लेंगे तो ठीक है, ज़्यादा बना के फेंकने की ज़रूरत नहीं है ना। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। कैलकुलेटेड परचेजिंग व्हेन बाइंग ग्रोसरीज टू अवॉइड अमासिंग मोर प्रोडक्ट्स देन वी एक्चुअली नीड। अब आपको जो ग्रोसरीज खरीदनी है तो इतना ज़्यादा मत खरीद लीजिए कि आपके घर पे आके वो सारा का सारा क्या हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है। तो जो भी परचेजिंग आप कर रहे हैं वो इतना करिए कि आपकी नीड के लिए बस फुलफिल हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। देन मिनिमाइजिंग सिंगल यूज पैकेजिंग वेरेवर पॉसिबल, ऑर्डरिंग कंसाइजली फ्रॉम रेस्टोरेंट्स। ना आपकी सिंगल यूज जो पैकेजिंग होती है उसको जितना कम हो सके उतना कम करिए। दूसरा आपको क्या देखना है, ऑर्डर कंसाइजली। अगर आप कॉन्शियसली अगर आप रेस्टोरेंट से कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो उसको बहुत कॉन्शियस तरीके से ऑर्डर करिए, जितना खा सकते हो उतना ऑर्डर करिए, है ना। फालतू का नहीं कि आ गया है फिर फेंका जा रहा है कि नहीं खाना है, तुम खा लो, नहीं खाना है तो फेंक दो। तो बेसिकली अवॉइड दीज थिंग्स। रिकंसिडरिंग एक्स्ट्रावेगेंट बफे स्प्रेड्स एट वेडिंग्स। वेडिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मिलता है, बुफे सिस्टम आपको देखने को मिलता है वेडिंग्स में। वहाँ पर बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से फूड वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि प्लेट में लोग ले लेते हैं, बच्चे भी होते हैं, उनको भी शौक रहती है ना, प्लेट में ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एंड देन बहुत ज़्यादा फूड वेस्टेज होता है, सबने देखा होगा। सो उसको फिर से रिकंसिडर करने की जरूरत है। सो दिस इज रिगार्डिंग इसके बारे में, आपके फूड वेस्टेज के बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, दैट इज NCSC ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल, ठीक है। NCSC ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल की बात करते हैं। नाउ NCSC ने क्या लॉन्च किया है, ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट। ग्रीवांस ही लो, किसी को कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है बेसिकली NCSC के द्वारा, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब क्योंकि यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आया है, तो एक और कमीशन होता है जिसको हम लोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक। अब मैंने इतना बताया तो आपको आई थिंक याद आ गया होगा, अगर आप पॉलिटी भी पढ़ रहे होंगे, कि दोनों कमीशन पहले साथ में थे, पहले कंबाइंड कमीशन आपका था। तो आप मुझे बताइए उस कंबाइंड कमीशन का नाम क्या था कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, कौन से ईयर में कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इन दोनों कमीशन को अलग कर दिया गया। क्या ये कमीशन आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या कोई गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये सारी चीज़ें मुझे आप में डिटेल में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नहीं बताओगे तो भी आई कैन नॉट फोर्स ना कि ज़बरदस्ती लिखो, इट्स ऑल अप टू यू, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। एक बार रीड कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नेशनल कमीशन का, किस तरीके की बॉडी है, कब बनी थी, पहले क्या थी, फिर बाद में ये सेपरेट हो गई ST एंड SC के लिए, तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। Now, the aims to streamline the grievance redressal especially to the scheduled caste population through its portal। ये क्या करना चाहते हैं, जो भी आपके शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके लिए अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई उनको तकलीफ है, किसी भी तरीके का कोई ग्रीवांस है, तो उसको रिड्रेस करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। इट वुड मेक इट ईजियर फॉर देम टू रजिस्टर कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री के किसी भी पार्ट से वो क्या कर सकते हैं, ईजिली आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। द पोर्टल विल फैसिलिटेट एन एंड टू एंड ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांसेस एंड देयर ट्रैकिंग। यहाँ पर एंड टू एंड ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ आप ग्रीवांस को ट्रैक करके कंप्लेंट को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कहीं ना कहीं रिड्रेस कर सकते हैं, इस कंप्लेंट को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो इंटेंडेड टू मेक द हियरिंग प्रोसेस वर्क ऑन सिमिलर लाइन एज ई कोर्ट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स आपके चलते हैं, उसी लाइन पर यहाँ पर हियरिंग प्रोसेस भी हो सकता है। ये पोर्टल आपका कमीशन की वेबसाइट से लिंक कर दिया गया है, एंड वन कैन फाइल कंप्लेंट अपॉन रजिस्टरिंग अपॉन इट। जैसे आप इस पर्टिकुलर साइट पे रजिस्टर कर सकते तो कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद में आप अपनी कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। द फैसिलिटी टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑडियो वीडियो फाइल्स इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप देखेंगे तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक, आपको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट, कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी अपलोड करना है जहाँ पर आपकी कंप्लेंट से रिगार्डिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक, उसको सप्लीमेंट करने के लिए फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। दिस वुड सप्लीमेंट द फिजिकल सबमिशन ऑफ कंप्लेंट्स। अगर आपने कोई शिकायत की है, उसके अगेंस्ट में आपके पास कोई प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वीडियो प्रूफ है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। द पोर्टल वॉज डिजाइन्ड इन कोलैबोरेशन विद द भास्कर HR इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आप पोर्टल की बात करते हैं तो उसको डिज़ाइन किया गया है कोलैबोरेशन के साथ में, भास्कर HR इंस्टीट्यूट के साथ में, जो आपका स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स को डील करता है। ये एक सेंटर है आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MITI के तहत आता है, भारत सरकार का पार्ट। सो दिस इज रिगार्डिंग इसके बारे में अगर आप देख सकते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है रिगार्डिंग NCSC के पार्ट के बारे में, एंड NCSC के बारे में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके होल आपके NCSC के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। सो रीड दैट एंड मुझे भी बताइए ताकि मैं भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकूँ। नाउ द हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग 2021 इनॉग्रल एडिशन बेसिक आपका एक तरीके से लॉन्च किया गया है हाइड्रोजन इकोनॉमी को लेके न्यू दिल्ली डायलॉग में 2021 में। हाइड्रोजन राउंड टेबल की बात करते हैं तो एनर्जी फोरम
Forum, the Energy Forum and the Federation of India Petroleum Industry under the aegis of Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India organize a hydrogen roundtable titled Hydrogen Economy, the Indian Dialogue 2021. अब वर्चुअल तरीके से ना, ऑब्वियसली इतना पैंडेमिक में अगर आप इतने सारे लोगों को मिला के कमेटी हेल्ड करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होने वाला है, नहीं? तो इसीलिए आपका वर्चुअल मोड पे जो आपका एनर्जी फोरम है, जो फेडरेशन है आपके इंडिया का पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत इन्होंने क्या किया है, आपका हाइड्रोजन राउंड टेबल टाइटल ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, नाम क्या रखा है? हाइड्रोजन इकोनॉमी इंडियन डायलॉग 2021। इसके फीचर्स देखते हैं। ये जो आपका राउंड टेबल है डिस्कस करेगा इमर्जिंग हाइड्रोजन इकोसिस्टम, यानी जो भारत में हाइड्रोजन का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, कौन कौन आपस में कोलैबोरेट कर सकता है, कॉपरेट कर सकता है, कोलिश कर सकता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये जो हाइड्रोजन राउंड टेबल है पहला है अपनी तरीके का, इसके पहले इस तरीके का राउंड टेबल नहीं ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्ट्रियल सेशंस होंगे हाई लेवल के, जो 5 पैनल डिस्कशंस के द्वारा बेसिक यहाँ पर कंटिन्यू किए जाएंगे। ठीक है, इसके द्वारा फॉलो किए जाएंगे। बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स होंगे, एक्सपर्ट होंगे, इंडस्ट्री लीडर्स की बात करिए, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स की बात करिए वर्ल्ड के, विद फोकस ऑन पॉलिसी रोड मैप्स एंड मैपिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपकी पॉलिसी रोड मैप की बात करते हैं, आपके डिमांड एंड सप्लाई जो है हाइड्रोजन की, उसको मैप करने के लिए कि कितना आपके पास हाइड्रोजन है, कितना आप बेसिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। नाउ इसके अलावा एक सेपरेट सेशन भी आपका हेल्ड किया जाएगा। सेपरेट सेशन वो लोग ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन मिशन को क्या किया जाएगा पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कशन, यानी स्पेशल सेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मिशन से डील करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके इस राउंड टेबल का? टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ हाइड्रोजन इकोसिस्टम अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग सिंक्रोनी अमंग द थिंक टैंक्स। अब आपकी सरकार की बात करिए, इंडस्ट्रीज़ की बात करिए एंड अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की बात करिए जो हाइड्रोजन को यूज़ करने की बात करती हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना ज़्यादा लोग हाइड्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन भी कम होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को लेके बहुत ही कम दाम पे अफेक्टिव तरीके से आप किस तरीके से हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी। सो दिस इज हाइड्रोजन इकोनॉमी। अब क्योंकि हाइड्रोजन न्यूज़ में है तो आपको हाइड्रोजन के बारे में बताना है। व्हाट इज़ हाइड्रोजन इकोनॉमी? हाइड्रोजन कैसे आपके लिए यूज़फुल है, क्या इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, अगर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं, क्या ड्रॉबैक्स है, वो सारी चीज़ें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है या फिर एक बार पढ़नी है ना। वाई लेस मे बी मोर फॉर इंडिया एंड चाइना। वाई लेस मे बी किसके लिए? बेसिकली मोर फॉर इंडिया एंड चाइना। ट्रैक टू डायलॉग की बात करते हैं तो आपके इंडिया एंड चाइना की तरह के बीच में हेल्ड किया जा रहा है। बेसिकली हुआ आपके अर्ली अप्रैल में। इंडिया एंड चाइना हैव विटनेस्ड अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप इन द रिसेंट पास्ट, है ना। आप बेसिकली अगर बात करते हैं पगोंग सो लेक की बात करिए, ठीक है, एन वैली की बात करिए, तो वहाँ पर चुसुल वैली की बात करिए तो वहाँ पर आपको पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन देखने को मिला है इंडियंस के बीच में एंड पीपल लिबरेशन ऑफ चाइना के बीच में, आर्मी ऑफ चाइना के बीच में। तो बहुत ही बेकार सा ट्रबल सा पास्ट रहा है अभी हमारा एंड चाइना का। ठीक, द गलवान वैली क्लैश की बात करते हैं। मार्क द वर्स्ट वायलेंस ऑन द बॉर्डर सिंस 1967, यानी 1967 के बाद में अगर कोई इस तरीके का अटैक हुआ है, कोई इस तरीके की झड़प दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिल रही है तो वो अभी आपका गलवान वैली का क्लैश आपको देखने को मिला है। नाउ द बॉर्डर क्राइसिस हैज लेड टू टेंस रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबर्स। ऑब्वियस सी बात है इसी बॉर्डर रिलेशनशिप की वजह से उनकी भी बहुत सारे जवानों की डेथ होगी, हमारे भी बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स की डेथ होगी, उसके बावजूद भी वो एनक्रोच करते चले जा रहे हैं। तो कुछ अच्छा नहीं है, है ना। बेसिक आप पाकिस्तान के साथ में कर रहे हो तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पार्ट लेके आती है, इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो रिलेशन है वो और ज़्यादा टेंस हो चुका है। नाउ ये जो ट्रैक टू डायलॉग अभी हुआ है, इस टेंस के माहौल के बीच में भी दोनों ने एक डायलॉग बेसिकली ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, दोनों के बीच में बातचीत हुई है। सो बातचीत में क्या हुआ है, फॉर्मर एम्बेसडर एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, दोनों कंट्रीज़ के जो भी आपके फॉर्मर एम्बेसडर्स थे एंड जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो दोनों आके मिले हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी या बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं। इज द प्रैक्टिस ऑफ नॉन गवर्नमेंटल इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स एंड एक्टिविटीज बिटवीन द प्राइवेट सिटीजन्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल समटाइम्स कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है ये बैक चैनल कहा जाता है ना। बेसिक अगर आप देखेंगे तो नॉन या तो सरकार से संबंध नहीं रखते ये लोग, नॉर्मल जो इनफॉर्मल अनऑफिशियल जो भी आपके कॉन्टैक्ट होते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो प्राइवेट सिटीजन हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं या समटाइम नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, यानी सरकार का इन्वॉल्वमेंट आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रैक वन डिप्लोमेसी आपकी ऑफिशियल होती है, ट्रैक टू आपकी इनफॉर्मल देखने को मिल जाएगी। रिमेंबर दैट, ट्रैक टू कैसी होती है, इनफॉर्मल होती है, ट्रैक वन आपको ऑफिशियल देखने को मिलती है। नाउ ट्रैक वन में आपकी गवर्नमेंट डिप्लोमेसी देखने को मिल जाती है जो ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू होती है, बट ट्रैक टू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट लोग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं जो आके यहाँ पर
बातचीत करेंगे। इट इज़ पॉसिबली द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अगर आप देखेंगे जब से आपका बॉर्डर क्राइसिस हुआ है इंडिया एंड चाइना के बीच में, उसके बाद पहली बार इस तरीके की मीटिंग आपको देखने को मिल रही है। द चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड चाइना रिलेशंस इज राइव विद एग्जांपल्स ऑफ हाउ misplaced expectations had burdened the relationship. There is a need to restrain the temptation of high expectation and aim of for modest goals. अगर आप देखेंगे तो जो भी आपकी चेकर्ड हिस्ट्री देखने को मिल रही है इंडिया चाइना रिलेशंस की, किसके साथ में कि कितना ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस मिसप्लेस्ड है ना, रिलेशनशिप कितने ज़्यादा बर्डन हो चुकी है, कितना ज़्यादा बेसिकली तनाव है दोनों के, बेसिकली गोल्स की बात करते हैं, एम की बात करते हैं, दोनों के रिलेशन की बात करते हैं। नाउ कन्वर्सेशन ड्रिवन बाय हार्ड टॉक एंड फाइंडिंग शेयर्ड इंटरेस्ट इवन इन मॉडेस्ट वंस मे बी मोर रिवार्डिंग इन रिस्टोरिंग द स्ट्रेन्ड बायलैटरल रिलेशनशिप। अगर आप बेसिकली किसी भी तरीके की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर दोनों का शेयर इंटरेस्ट है, मतलब जहाँ पर दोनों को बेनिफिट होने वाला है, अगर वो थोड़ा भी पार्ट क्यों ना हो, अगर वो मॉडेस्ट टर्म्स में भी हो रहा है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बेसिकली इसमें दोनों को हेल्प नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी भी होगी तो भी आपके लिए दोनों की रिलेशनशिप को बेसिकली ऑनलाइन लाने के लिए या एक तरीके से दोनों के रिलेशनशिप को रीस्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो इसीलिए डायलॉग आपका इंपॉर्टेंट है। दैट इज किसके बारे में हम लोग देख रहे थे, ट्रैक 2 डायलॉग के बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, क्वाड नेवीज एंजॉय हाई डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। नाउ क्वाड नेवीज की बात करते हैं, नेवी चीफ एडमिरल की बात करिए करमवीर सिंह कमेंट्स एट द रेजिना डायलॉग। आपके जो नेवी के चीफ है एडमिरल करमवीर सिंह, उन्होंने रेजिना डायलॉग पे कमेंट किया। अभी आपको पता है 6वां एडिशन हुआ है, 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2021 की बात की जा रही है। नाउ नेवी चीफ के अकॉर्डिंग जो क्वाड नेवीज हैं इंडिया की, यूएस की, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया की, ऑलरेडी एंजॉय अ हाई डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी एंड हैव द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू कम टुगेदर इन एन ऑलमोस्ट प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म इफ द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। इन्होंने सिंपल क्लियर कर दिया है कि हमारी जो क्वाड नेवी है, यानी इंडिया की, यूएस की, जापान की एंड ऑस्ट्रेलिया की, ये वैसे भी एक दूसरे के साथ में जो भी पार्ट शेयर करते हैं वो बहुत ही हाई डिग्री का है, चाहे कैपेबिलिटी की बात करिए, कैपेसिटी की बात करिए। तो इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो चारों आपकी एक साथ प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, पार्ट एक दूसरे को सपोर्ट करके फाइट कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। ही स्टेटेड दैट इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग टू सी अ चाइनीज नेवल एक्सपेंशन इन द इंडियन ओशन रीजन। इन्होंने सिंपल ये क्लियर कर दिया है कि ऐसा बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अगर आप चाइनीज नेवल एक्सपेंशन देख रहे हैं कहाँ पर, इंडियन ओशन रीजन में, यानी IOR में तो चाइनीज अपनी नेवी को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। द चाइनीज नेवी हैज सीन अ मैसिव एक्सपेंशन इन द recent years with the rapid addition of frontline warship. It has 2 aircraft carriers and a more capable one is under construction. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाइनीज नेवी क्या कर रहा है, अपना एक्सपेंशन कर रहा है, अपना बढ़ाव कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ा रहा है, बहुत सारी उन्होंने वॉरशिप को, यानी जब भी आपने देखा होगा ना, अगर कोई भी आर्मी होती है, जब भी फाइटिंग आप देखते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है, ये यहाँ पर आपके मान लीजिए फाइटिंग बेसिकली वॉर शिप्स है, इसमें कुछ फ्रंट लाइन होते हैं जो आगे पोजीशन कर दिए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा मारक क्षमता वाले होते हैं, इनकी जो बेसिकली फाइटिंग कैपेसिटी होती है, अटैकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्होंने अपने बेसिकली वॉरशिप्स में बहुत ज़्यादा फ्रंटलाइन वॉरशिप्स को ऐड किया है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी इनके शिप में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 2 ऐड किया है, एक अभी बिल्डअप हो रहा है, यानी एक जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, उसको बिल्ड भी किया जा रहा है। 2017 में चाइना ओपन द फर्स्ट ओवरसीज बेस एट जिबूती इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एंड 2017 में चाइना ने अपना पहला ओवरसीज बेस जिबूती जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है वहाँ पर उन्होंने ओपन भी कर दिया, एस्टैब्लिश भी कर दिया। तो ऑब्वियस बात है, अब देखिए ये आपका 1 मिनट होल्ड मैं आपको शो कर देती हूँ किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, देन यू विल रियलाइज, ठीक है। मैप क्योंकि यहाँ पर नहीं है, ये इंडिया है, यहाँ पर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस तरीके से मिल जाएगा, तो यहाँ पर उन्होंने बेस डेवलप कर दिया, यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक तरीके से इंडियन ओशन रीजन को कवर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक। सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका न्यूज़ में आ गया है, तो आपको मेंशन करना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक। साउथ चाइना सी क्योंकि मैंने बोल दिया, तो वहाँ पर जो आइलैंड्स डिस्प्यूटेड थे, कौन सी कंट्री है, उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एक बार रीड कर लीजिएगा। नाउ इंडिया कैन बी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब। अब इंडिया आपका हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करने वाला हब बन सकता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट हैड सजेस्टेड दैट देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बिकम अ हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन एज द वर्ल्ड्स टेक्नोलॉजी मेजर्स हैव बीन मूविंग देयर सप्लाई चेन्स आउट ऑफ चाइना। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है कि इंडिया हब बन सकता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि आप हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन के रूप में उभर के आ सकते हैं, जहाँ पर जो भी आपकी सप्लाई चेन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाइना से बाहर निकल रहे हैं, अपनी सप्लाई चेन को चाइना से अलग कर ले रहे हैं, वहाँ से अपना जो भी ट्रेड पार्ट है उसको हटा दे रहे हैं,
सो इंडिया की तरफ माइट भी अगर आप डेवलप हो जाएंगे तो लोग आपकी तरफ चाइना से हटके इंडिया की तरफ मूव कर जाएंगे. नाउ टर्मिंग द रिसेंट spate of cyber attacks a wake up call for tech companies as well as governments, he emphasized the need to train more professional to cope with cyber threats. अब क्योंकि आपको पता है यूएस पे रशिया पे इल्ज़ाम लगाया है कि भाई आपने साइबर अटैक किया है. महाराष्ट्र में आपने देखा था, मुंबई में आपने देखा था किस तरीके से पावर सप्लाई कट ऑफ हो गई थी साइबर अटैक की वजह से. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, ये प्रेसिडेंट का कहना है उनका कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना है कि किस तरीके से साइबर थ्रेट से वो क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे, ही एम्फसाइज द नीड फॉर अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू रियली एक्सेलरेट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग टू पुट मोर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इन प्लेस. इन्होंने कहा है कि अभी ग्लोबल इनिशिएटिव है ना, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक इनिशिएटिव लेके आना है ताकि जो भी आपका ट्रेनिंग है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का, उनको आपको बेसिकली एनहांस करना है, उनको इन प्लेस लेके आना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ट्रेन कर सके साइबर सिक्योरिटी से डील करने के लिए. पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस. अब पेरिस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन आपको देखने को मिल रहा है. नॉन बाइंडिंग मीन्स ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मानना ही मानना, बट एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है पेरिस के कॉल में. ही ऑल्सो वर्स इंडिया एंड द यूएस टू ज्वाइन पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस दैट नाउ हैज 75 कंट्रीज ऑन बोर्ड टू डील विद नाउ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स फेसिंग द वर्ल्ड. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इन्होंने यूएस एंड इंडिया से बेसिकली अर्ज भी किया, उनसे बोला है कि भाई आप आइए पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि साइबर सिक्योरिटी के पार्ट में हम सब साथ में मिलकर काम कर सके, जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है उससे डील किया जा सके. इट कॉल्स फॉर स्टेट्स, द प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर टू प्रमोट सिक्योरिटी. साइबर स्पेस में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये स्टेट से, प्राइवेट सेक्टर से, सिविल सोसाइटी से बेसिकली अर्ज कर रहे हैं कि आप आइए, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तब हम इससे डील कर पाएंगे. काउंटर डिसइंफॉर्मेशन एंड जो भी नए थ्रेट आने वाले हैं जिससे अगर आप देखेंगे सिटीजन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा, उन सारी चीज़ों से डील करने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है. ये किसने कहा है आपकी अगर बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ने. सो दिस इज रिगार्डिंग आपके पूरे न्यूज़ आर्टिकल जो आपको 15 अप्रैल के लिए देखने को मिल रहे हैं. 16 अप्रैल का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग जितना भी होमवर्क पार्ट बताया गया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जो मैप से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है इसमें इंक्लूड कर देनी है. सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, न्यूज़ एनालिसिस, एंड दिस इज द नेम ऑफ द चैनल एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी. सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. थैंक यू एवरीवन.